हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बढ़ना, जिसमें आज हम सभी पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में। किसके बारे में? रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में। बच्चों, मवेशी का अर्थ होता है पशु, यानी बच्चों पशुओं में एक बीमारी फैल गई थी जिसको रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग कहा गया। तो आइए जानते हैं कि ये बीमारी किस तरीके से फैली। बच्चों, यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में फैली थी और जिसके कारण वहाँ के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, आप लोगों को 9th में हमने पढ़ाया ही था कि अगर देखा जाए तो पशुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? अफ्रीका में। और बच्चों, वहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन क्या है? मवेशी, यानी वो मवेशियों को पालते हैं और उन्हीं से अपनी आजीविका चलाते हैं। और जिसके चलते जब यह बीमारी फैली तो पशुओं की बहुत हानि हुई और वहाँ के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब बच्चों, इसको हम समझते हैं। बच्चों, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैली मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों का जीवन और भाग्य परिवर्तित कर दिया और उसके साथ साथ विश्व के और उनके संबंधों को नए रूप में परिवर्तित किया। बच्चों, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, यानी वहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं रही और वहाँ की आबादी भी बहुत कम थी। और बच्चों, अगर देखा जाए तो सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चल रही थी। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था, यानी वहाँ के लोग वेतन या पैसे पर काम नहीं करते थे। वे अपने पशुओं को पालते थे, अपनी भूमियों पर काम करते थे और उसी से उनकी आजीविका चलती थी। अब बच्चों, 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सके। अगर सोचिए कि अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं है, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम वेतन के लिए काम तभी करते हैं जब हमारे पास अपना कोई साधन नहीं होता है। अब बच्चों, 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। जैसा कि हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि अफ्रीका का मैप लेकर उसको विभिन्न भागों में बांट लिया और उस पर अधिकार की बात की गई थी यूरोप के देशों से। अब बच्चों, यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खाद्यान्नों का दोहन करना चाहते थे ताकि क्या किया जाए, उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग क्या थे? तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहते थे और मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, क्योंकि बच्चों उन्हें बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता थी। लेकिन अफ्रीका का कोई भी व्यक्ति वेतन पर काम नहीं करना चाहता था। अब बच्चों, उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खाद्यान्नों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए और बच्चों, नए कानूनों में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। और बच्चों, जो खान कर्मी थे उनको बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी। और बच्चों, तभी वहाँ पर रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। सर्वप्रथम 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में
रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी अफ्रीका में दिखाई पड़ी। और बच्चों उस समय एरिट्रिया यानी पूर्वी अफ्रीका में हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि पूर्वी अफ्रीका में हमला कर रहे कौन से सैनिक, इतालवी सैनिक, उनका पेट भरने के लिए एशियाई देशों में से जानवर लाए जाते थे। और रिंडरपेस्ट बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के माध्यम से यहाँ पहुँची थी। यानी अफ्रीका में बीमारी कहाँ से फैली थी, जो एशियाई देशों से आए जानवर थे उन्हीं के माध्यम से। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ भी बढ़ने लगी। और बच्चों 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची। और बच्चों देखते ही देखते 5 साल बाद यह केप यानी अफ्रीका का ध्रुव दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। और बच्चों रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले लगभग 90% मवेशियों की मौत की नींद सुला दी। यानी इससे क्या हुआ, इस बीमारी से 90% मवेशियों की मौत हो गई। अब बच्चों पशु समाप्त हो गए तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए। अब क्या हुआ, अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुछ पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। और पशु संसाधनों पर कब्जा से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ से लगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बात करेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। किसके बारे में, भारत से अनुबंधित श्रमिकों को जाना। तो बच्चों सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अनुबंधित श्रमिक किसे कहते हैं। बच्चों इन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। इन श्रमिकों को बागानों, खादानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए त्रिनाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। लेकिन जब इनको ले जाया जाता था तो इनको ये नहीं पता होता था कि इनको काम क्या करना है, इनको वेतन कितना मिलेगा और इनको घर वापसी की भी छूट नहीं रहती थी। इसीलिए इनको अनुबंधित या गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 19वीं सदी में भारत से अनुबंधित या गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना विश्व की विविधता को स्पष्ट करता है। और बच्चों यह प्रवृत्ति तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए अतिशय निर्धनता, कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तकनीकी प्रगति और अन्य क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। और बच्चों भारत और चीन से 19वीं सदी में लाखों की संख्या में मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूरस्थ देशों में ले जाया जाता था। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या जिसको एग्रीमेंट कहते हैं उसके तहत ले जाया जाता था। और इसमें यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेते हैं तो स्वदेश लौट सकते हैं, यानी अपने देश वापस आ सकते हैं। अब बच्चों देखिए कि ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर जो हैं भारत से किन राज्यों से गए थे। बच्चों भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा, याद रखिएगा बच्चों, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। लेकिन बच्चों 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने शुरू हुए। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागवानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था और इस परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है बच्चों,
अब हम बात करेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी। बच्चों, वैश्विक बाजार के लिए यानी विश्व स्तरीय बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलों के उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? पूंजी की। और बड़े बागानों में निवेश के लिए बाजार और बैंकों से आर्थिक सहायता मिल जाती थी, किंतु छोटे किसानों के सम्मुख आर्थिक संकट का कोई समाधान नहीं था। अतः विवश होकर इस वर्ग को देसी साहूकार और महाजनों की शरण में जाना पड़ता था। जैसे बच्चों, शिकारीपुर श्राफ और नटकोट्टई चेट्टियार उस समय के बैंकर व व्यापारियों में शामिल थे, जो मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जा देते। क्या करते थे? खेती के लिए कर्जा देते थे, और इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। अब बच्चों, अफ्रीका में यूरोपीय औपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे, और 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए, और इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं, और यह एक फलता फूलता कारोबार था। अब बच्चों, बात हम करेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। बच्चों, 19वीं सदी के आरंभ से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक विश्व के दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे, ताकि उनका व्यापार और आगे बढ़ सके। बच्चों, सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है, यानी सूती कपड़ों के निर्यात में लगातार गिरावट आ रही थी। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, यानी अगर 1800 की बात करें तो सूती कपड़ों के निर्यात कितने प्रतिशत था? 30%, जो 1815 में घटकर 15% रह गया, और 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% तक ही रह गया था, यानी कितनी बड़ी गिरावट आई। बच्चों, 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। यानी क्या हुआ? कच्चे कपास का निर्यात बढ़ता जा रहा था, यानी सूती कपड़ों का निर्यात कम होता जा रहा था, लेकिन कच्चे कपास का निर्यात बढ़ रहा था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। बच्चों, ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी। क्या करवाती थी? अफीम की खेती, और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। क्या कर देती? चीन को निर्यात कर देती थी, और अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। बच्चों, 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ सी आ गई। यानी क्या हुआ? भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बहुत बढ़त हुई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों की निर्यात में इजाफा हुआ। बच्चों, ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी, और भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। अब बच्चों, व्यापार अधिशेष का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा केवल एक ही पक्ष को लाभ हो, और यह लाभ किसको हो रहा था? ब्रिटेन को हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो इतना पढ़िए। आगे की क्लास में हम आपको आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।